So next topic which we are going to discuss is right to education. So originally right to education was not there in our constitution. Originally right to education was not there in our constitution, but it was added to article number 21 के कैटेगरी में ऐड करे right to education is a facet of article 21 माने is one of the part of article number 21 recognized as fundamental right under article number 21 capital A of the constitution. ठीक है. Initially right to education was made a part of right to life and liberty through judicial creativity. माने judicial decisions जो थे तो right to education was made as a part of right to life and liberty. लेकिन पार्लियामेंट क्या करे उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ला दी. तो लेटर इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से अमेंडमेंट से? 86 अमेंडमेंट 2002 में बाय इंसर्टिंग आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए. ये 21 कैपिटल ए क्यों है भाई? बिकॉज कैपिटल इसलिए है कि कैपिटल इज इन सच ए वे कि इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनली, बाद में इंसर्ट करे बोल के दिखाने के लिए. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट केस लॉज देखेंगे. मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का केस है. सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट. एक और एक केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिए. 1993 का केस है. सुप्रीम कोर्ट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ मोहिनी जैन केस. मोहिनी जैन केस में क्या हुआ था? मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट सेड इट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट. ठीक है. तो क्या सुप्रीम कोर्ट सही बताया कि भाई राइट टू एजुकेशन क्या फंडामेंटल राइट है? तो यस, सुप्रीम कोर्ट सेड यस. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो बताया वो करेक्ट है. वो तो मोहिनी जैन केस एंड हेल्ड दैट राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21. सो आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए कब ऐड करे थे इसको? 86 अमेंडमेंट 2002. क्या बता रहा है इन्हें? It states that this article states that state माने government shall provide free and compulsory education to all children of age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. So यही आर्टिकल से क्या है? अपना एक कानून फ्लो होता. कौन सा है? राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन आरटीई है. कब आए राइट टू एजुकेशन? व्हेन डज द राइट टू एजुकेशन हैव कम? कौन से साल में आया था, याद है? राइट टू एजुकेशन कौन से साल में आया था? याद नहीं है सर. तो लिख लीजिए राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009. राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन दैट इज आरटीई 2009. फंडामेंटल राइट कब बना? 86 अमेंडमेंट 2002 में. तो ये आर्टिकल को इफेक्ट देने के लिए एक कानून लाए. उसका नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. ठीक है. रिमेंबर दिस. ये आप राइट टू एजुकेशन के बारे में ये अमेंडमेंट और ये कानून के बारे में जिक्र करना जरूरी है, तो ही आपको मार्क्स मिलते. क्या है कानून का नाम? आरटीई एक्ट 2009 आरटीई एक्ट में आए. क्लियर है पॉइंट? तो इतना लिखे तो भी इट्स मोर देन इनफ. ये क्या बता रहा है? यस सर. द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years एज अ स्टेट. और एज ग्रुप क्या है देखो, 6 से 14 years तक. In pursuance of the enabling power, Parliament enacted the right of children to free and compulsory education Act 2009. सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल राजस्थान और सिस्टम ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, ये 2012 का केस है. सुप्रीम कोर्ट सेड कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट. चैलेंज हुआ था, बोले भाई करेक्ट है बोल के बता दिया सुप्रीम कोर्ट. कौन से केस में? अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान ऑफ इंडिया. However, court said that the act should not apply to unaided minority schools. ये एक्ट किसको अप्लाई नहीं करता?
अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स को ये एक्ट, ये कानून अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर राइट टू एजुकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए इसमें एक केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी केस। ये क्या है? मेनका गांधी केस है। मेनका गांधी केस से पहले का सिस्टम क्या था, मेनका गांधी के बाद का सिस्टम क्या है? ठीक है, मेनका गांधी केस से पहले क्या है, एक बहुत ही नैरो व्यू लेते थे, कंस्ट्रेंट व्यू, वो छोटा सा व्यू लेते थे। लॉ के हिस्से, लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, पर्सनल लिबर्टी का क्या है। मेनका गांधी केस के बाद ये बहुत बड़ा दायरा इसका बड़ा कर दिया। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ, लॉ को कैसा, मेनका गांधी केस से पहले कैसा देखते थे लॉ को? स्टेट मेड लॉ डज नॉट इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई अगर कानून गवर्नमेंट बनाई तो वो नेचुरल जस्टिस इसमें इंक्लूड नहीं होता बोल के बोलते थे। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद क्या बताए, स्टेट जब भी कुछ लॉ बना रही उसमें नेचुरल जस्टिस रहना जरूरी है। उसके बाद, इससे पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ माने एक तरीका वाज एस्टैब्लिश बाय लेजिस्लेचर। अगर पार्लियामेंट बनाए तो इसको क्या बोलते थे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बोलते थे। लेकिन मेनका गांधी के केस के बाद क्या हुआ, कोई भी लॉ बनाओ उसमें क्या रहना, फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस रहना जरूरी है। फिर इसको पर्सनल लिबर्टी। मेनका गांधी केस से पहले क्या था, ओनली लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी, ओनली लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी। मेनका गांधी केस के बाद पर्सनल लिबर्टी को कैसे एक्सप्लेन करे, इट इंक्लूड्स राइट्स विथ लिव ह्यूमन डिग्निटी। माने सिर्फ इंसान है तो इंसान के जैसा उसको रखना पड़ता। और क्या है, मेनका गांधी केस से पहले आर्टिकल नंबर 21 में से आर्टिकल नंबर 19 को निकाल दिए थे, एक्सक्लूड्स फ्रीडम ऑफ डेल्ट अंडर आर्टिकल 19। मेनका गांधी केस के बाद क्या करे, आर्टिकल 14, 19 और 21 एक एक क्या बोलते हैं, एक रिलेशन में देख रहे, मिला के देख रहे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी केस क्या था, स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 वाज एक्सपेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब पोजीशन प्रियर टू मेनका गांधी केस देख लिए, पोजीशन आफ्टर मेनका गांधी केस देख लिए। उसके बाद एक केस आया था मेनका गांधी केस से पहले के केसेस देखो आप। एक है गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 में। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एनी प्रोसीजर laid down by the law should be fair and reasonable। अगर कोई भी केस है, कोई भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रहे, लॉ डाला, लॉ हैज इनैक्टेड, द पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड एनी लॉ, तो क्या है, फेयर एंड रीजनेबल ऐसा बोल के एज्यूम कर रहे थे आप। अब लॉ, लॉ क्या है, जस्ट नेचुरल माने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस फजल अली dissented and held that principles of natural justice should be read into article number 21। so justice fazal ali was there, he said अगर कोई भी लॉ है तो उसमें नेचर का कानून इंक्लूडेड रहना, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हु सेड इट? फजल अली, जस्टिस फजल अली। देन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक क्वेश्चन देखो इसमें, आर्टिकल गोपालन एक मेनका गांधी केस है, इंपॉर्टेंट, ये केसेस याद रखो। मेनका गांधी केस, गोपालन केस, सदा सदानंदम वर्सेस अरुणाचलम 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्या बताया इसमें, आर्टिकल 21 इज अ प्रोसीजरल मैग्ना कार्टा ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। माने इंसान की जिंदगी और उसका फ्रीडम के लिए आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको निकाल दिए तो ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो जाता, लिबर्टीज ही खत्म हो जाते, ठीक है। और लाइफ, लाइफ मतलब क्या, एक लाइफ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो लाइफ का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट सेड इन मुन वर्सेस इलिनॉइस, यूएस का है ये, द टर्म लाइफ समटाइम मोर मेंट देन एनिमल एग्जिस्टेंस।
ये जो आर्टिकल नंबर 21 है जिसमें वर्ड लाइफ है, लाइफ माने जिंदगी है, तो सिर्फ एक जानवर के जैसा नहीं है ये। एक जान अपन ह्यूमन क्या है, एक जानवर, जानवर से अवर ए ह्यूमन इज मोर देन एन जस्ट एन एनिमल। सो वैल्यू भी उतनी ही है, डिग्निटी के साथ रखना पड़ता लाइफ अगर इंसान है तो। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव नेक्स्ट यू हैव आर्टिकल 21 के हिसाब से ये तीन कंडीशन आए। आर्टिकल के हिसाब से तीन कंडीशन आए। कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही तो क्या है, देयर मस्ट बी ए वैलिड लॉ, देयर मस्ट बी ए वैलिड लॉ। ये क्या है, कानून के खिलाफ नहीं जाना, कोई भी लॉ के खिलाफ नहीं जाना। द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। माने जितना क्राइम हुआ उतना ही सजा देना है आपको, वही फेयर रहना, जस्टिस रह, रीजनेबल रहना। ठीक है। नेक्स्ट, लॉ मस्ट सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल नंबर 14 एंड 19। मतलब कोई भी अगर आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से अगर लॉ बना रहे तो किसको सेटिस्फाई करना है, वो 14 एंड 19 को सेटिस्फाई करना है। ठीक है। अब एक केस हुआ पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी डज नॉट कॉनेक्ट कंटिन्यूअस ड्रजरी। ठीक है। एक और एक केस हुआ महमूद नैयर आजम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2012 का। सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन रेपुटेशन इज अ फेसेट ऑफ लाइफ। माने पर्सन का रेपुटेशन है, उसका नाम क्या है, लाइफ के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाम ही खराब होगा तो लाइफ भी मुश्किल में पड़ जाती, जिंदगी में मुश्किल। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या है, एक राइट, चाइल्ड राइट्स। अगर लाइफ है तो एक एन अडल्ट सर इज आल्सो हैव ए लाइफ, चिल्ड्रन भी सर लाइफ है। सर तो 3 मिनट पहले जो पढ़ा है वो पढ़ाओ ना सर, फिर से मैं फोन आ गया था। क्या बोले, 3 मिनट पहले से जो बोले वो बोलो ना सर, फिर से तो मैं उसमें फोन में इसमें इसमें क्या बोल रहे थे कि आर्टिकल नंबर 21, अगर जी कोई जी। भी कोई भी लेजिस्लेचर आर्टिकल नंबर 21 के तहत कोई लॉ बना रहे तो उसमें तीन चीजें होना जरूरी है। क्या होना है, वो क्या है, वैलिड लॉ रहना। वो क्या है, वैलिड लॉ, कौन से भी पुराने कानून से अगेंस्ट नहीं जाना वो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हाट इज सेकंड कंडीशन, कि अगर कोई भी लॉ बना रहे तो वो जस्ट रहना, माने जस्टिस, इक्वालिटी, फेयर एंड रीजनेबल रहना। अगर आप कोई छोटा क्राइम करा तो उसको हथकड़ियां डाल के नहीं लेके जा सकते। ठीक है। और कोई बड़ा काम करा तो उसको नॉर्मली नहीं लेके जा सकते। तो क्या रहना, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल रहना। अगर कोई भी लॉ 21 के तहत बना रहे आप तो वो कौन से चीजें दिमाग में रिक्वायरमेंट रख लेके बनाना है, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 19 क्या है, बेसिक फ्रीडम है। क्लियर है पॉइंट। और इसमें दो केसेस हुए थे, वन इज महमूद नैयर आजम केस और ओल्गा टेलिस। महमूद नैयर आजम केस में वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट क्या बताया कि पर्सन का रेपुटेशन जो है वो भी क्या है, राइट टू लाइफ के अंडर आता। और ओल्गा टेलिस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये बताया कि राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो कम्स अंडर लाइफ। ठीक है। रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट है और लाइवलीहुड भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर देखें तो लाइफ, अगर आप लाइफ बोले तो एक छोटे बच्चे की भी लाइफ है, एक बड़े आदमी की भी लाइफ है। अगर बच्चे का, डज दैट लाइफ डेफिनेशन इंक्लूड्स राइट, चाइल्ड राइट्स आल्सो। तो एक केस हुआ बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2011 का केस है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, held that sexual, physical and emotional abuse of children detained in circus is violation article 21। अगर आप पहले, if you remember, एक 10 साल 15 20 साल पहले चले जाओ तो सर्कसेस होते थे। 2011 के बाद सर्कस पूरा बंद हो गया। तो उसमें क्या, छोटे बच्चों के इस्तेमाल करते थे, उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा बोल के पूरे को बंद करा दिए। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस, माने जो अनाथ बच्चे रहते उसमें भी क्या है, एक्सप्लॉइट होता, तो वो भी क्या है, गलत बोल के बता दिए। और उसके बाद में गवर्नमेंट पार्लियामेंट कानून लाई, क्या क्या लाई, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉस्को एक्ट बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है।
इसमें अगर आपको FIR हुई, अरेस्ट हुए, तो आप बेल मिलना बहुत मुश्किल है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 2009, सॉरी ईयर 2009 में एनेक्ट हुआ RTE एक्ट, और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में आया है ये। ठीक है, एक केस है बैन ऑन स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस। तो क्या है, पहले क्या है, यू कुड हैव स्मोकेड एनीवेयर, लेकिन एक केस हुआ था मुरली एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि क्या है 2002 में, कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये बताई कि बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पहले क्या था, अगर आप होटल में गए तो क्या बोलते हैं, देयर विल बी अ बोर्ड कि भाई स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर बोल के। तो कौन से केस से आया, मुरली एस दियोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेड directed the government to issue orders banning smoking in public places and considering the adverse effect of smoking on non-smokers। कोई भी जो जो स्मोक नहीं कर रहे, उन्होंने कहा धुआं तो लोग इनहेल कर रहे, तो उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, तो इट इज टू प्रिवेंट क्या, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, टू प्रिवेंट पैसिव, इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हो रहा स्मोकिंग का, उसको बोल रहे हैं आप पैसिव स्मोकिंग। क्लियर है पॉइंट? So this was your, what you can say, article number 21। इतना आंसर लिखो, इट्स मोर देन इनफ, फुल मार्क्स आते हैं। तो क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट्स है इसमें? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर होल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ योर सिलेबस। तो क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। देन विल गो फॉर, इससे पहले प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, क्या दिया हुआ है इधर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, गारंटी अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, और प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ के एंगल से। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस क्या है, आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स सर्टेन सेफगार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। क्या क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1। बॉडी ने एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्रिमिनल लॉ में आज कोई काम करे आप, आज के तारीख में वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होता, लेकिन कल, आज की तारीख क्या है, टुडे इज 5th, टुडे इज 4th, कोई एक आप काम करे जो आज की तारीख में क्राइम नहीं है, तो कल 5th मई के दिन पार्लियामेंट एक लॉ पास करती, बोलती कि भाई ये जो भी क्राइम करे तो आज लॉ पास करके पीछे से सजा देना, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में ये अलाउड नहीं है, सिविल लॉ में हो सकता, बट क्रिमिनल लॉ में दिस इज नॉट अलाउड। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस आर नॉट अलाउड इन क्रिमिनल लॉ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, माने एक बार अगर क्राइम करे आप, तो आप एक ही बार सजा मिलना, आपको डबल डबल सजा नहीं दे सकते। वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, माने आप पुलिस वाले जो भी अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आप खुद के खिलाफ गवाही दियो बोल के आप पे दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 क्या बता रहा, वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ कमीशन of the act charged as an offense not be subjected to greater penalty which might have been inflicted under law in force। माने अगर अगर कोई का एक्ट करे आप, उस वो क्राइम है और उसकी सजा जितनी है उतनी देना। कल एक नया लॉ बना के ये नहीं बोल सकते कि भाई उसकी ज्यादा सजा देते हुए, जो टाइम पे क्राइम हुआ वो टाइम पे जो सजा है वही सजा देना पड़ता आपको, उसको चेंज नहीं कर सकते क्राइम के बाद। ठीक है, अब नो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ, जब तक कोई कानून आप तोड़े नहीं तो आपको सजा
आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नो पेनाल्टी ग्रेटर देन द टाइम ऑफ कन्विक्शन, ये आपको पहले ही समझा दिया हमने। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन, माने आप पे केस चलाने क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन। एनी पर्सन हु हैज डन क्राइम, उस पे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं prosecution. Prosecution means proceeding which are criminal in nature and must be before a court of law and judicial tribunal required by law. कोई भी अगर आप पे केस चलाना है वो कोर्ट के सामने ही चलाना पड़ता, ठीक है। A proceeding before administrative and department authorities cannot be proceedings of judicial nature. अगर क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल कुछ क्रिमिनल एक्ट है तो एक खाली एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंट अथॉरिटीज के सामने नहीं करा सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने ही होना। क्लियर है पॉइंट। और सेक्शन 300 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी इज wider than article 20 clause 2. Section 300 is applicable to section 300 of CRPC is applicable to both acquittal and conviction. So अपने को अगर आप पहला देख रहे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का देख रहे तो आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2, और जब आप ये अपना क्या है डबल जेओपार्डी का देख रहे तो सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी का दायरा 20 क्लॉज 2 से बड़ा है बोल के बता, ठीक है। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, माने आपको खामोश रहने की आपका राइट है। अगर आपको कोई अरेस्ट करे तो आपको जबरदस्ती आपसे उगला नहीं सकते, डरा के धमका के, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 राइट्स आ रहे हैं आपको, देर आर 3 राइट्स विच आर बीइंग कंसिडर्ड। क्या क्या है, एक्यूज इज प्रेजेंट टू बी इनोसेंट, मतलब एक्यूज जब तक के ये प्रूव नहीं हुआ कि आप क्राइम करे तो जब तक आपको क्या प्रोज्यूम करेंगे, इनोसेंट। इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश द गिल्ट। अगर आपको कोई अरेस्ट करे तो गवर्नमेंट को प्रूव करना है कि आप कुछ क्राइम करे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और एक्यूज नीड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज विल। तो एक्यूज क्या है, अपने खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन एमपी शर्मा एंड सतीश चंद्रा 1954 में जो केस आया, said that article 20 clause 3 has 3 essential, माने 3 बहुत ज्यादा essential है। क्या है, जो भी अरेस्ट हो रहे तो क्या है उसे एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, माने उस पे तोहमत लगे भी रहना उसे। और क्या है, दिस प्रोविजन इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन टू बी विटनेस, माने एक्यूज विटनेस नहीं बन सकता। याद रखिए, एक्यूज्ड कैन नॉट बी विटनेस, इसलिए ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है अगेंस्ट हिमसेल्फ। और प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट कंपल्शन टू गिव अगेंस्ट हिमसेल्फ, माने कोई भी किसी मजबूर नहीं कर सकते कि खुद के खिलाफ गवाही दियो बोले। अगर मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहा तो अलग बात है, लेकिन पूरे कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने अगर कुछ भी गवाही दे रहे डर में खौफ में तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है, याद रखिए। सो एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस केस हुआ था दालमिया और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1962 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक और एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिया कालू ओघट 1961 का केस है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का बेनिफिट एक्यूज को मिलना बोल के बताया, ठीक है। अगर और आर्टिकल 23 डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन इफ पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड, और एक्यूज नहीं है तो 20 क्लॉज 3 को अप्लाई नहीं होता। विटनेस को नहीं है, देखिए एक्यूज कैन नॉट बी विटनेस, बट विटनेस के लिए राइट टू रिमेन साइलेंट का राइट नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तो these are important points of कौन सा टॉपिक डिस्कस करें अपन, प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्लियर है पॉइंट, यस और नो। तो कौन सा टॉपिक हुआ अभी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, गारंटी अगेंस्ट डबल जेओपार्डी एंड प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब लास्ट टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 49 18 यूनिट 3 का।
तो फ्रीडम ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्या है? देखिए, द टर्म फ्रीडम मींस एब्सेंस फ्रॉम कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम माने एब्सेंस फ्रॉम कंट्रोल, लिबर्टी माने रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम मींस एब्सेंस फ्रॉम द कंट्रोल, लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 मींस एब्सेंस ऑफ कंट्रोल बाय द स्टेट, माने गवर्नमेंट अपने कंट्रोल नहीं कर रही। तो आर्टिकल 19 में कितने हैं? 6 बेसिक फ्रीडम्स दिया हुआ है। आर्टिकल 9 क्लॉज 1 क्लॉज ए टू जी। तो लेट अस सी क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल नंबर 19। तो पहला क्या बता रहा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी। Freedom to reside and settle in any part of the country, 19 clause 1 clause E. Freedom to practice any profession or carry any occupation under article number 19 clause 1 clause G. क्लियर है पॉइंट? ये आपको बट्टी याद रहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F, राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट कर दिए और आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए में बना दिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1978 में हुआ केस ये। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट judicial pronouncement held that a right may not be explicitly given in 19 clause 1। अगर कोई भी एक राइट आपको मिले हुआ है, अगर उस वो 19 क्लॉज 1 में नहीं भी दिया हुआ है, तो स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल नंबर 19। उसको आर्टिकल नंबर 19 के तहत देख सकते हैं। ठीक है, सो अंडर एक केस है, धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2004 का केस है। क्या बता रहा है इन्हें? फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम्स है एब्सोल्यूट नहीं है, माने ये लामहदूद नहीं है। इस पे क्या है, आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? साबित करने का बर्डन। व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ? इज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द लॉ, हु चैलेंजेस द लॉ, बट इफ द लॉ वायलेट्स prima facie माने on the face of it, then the burden of proof shift to the state। जो चैलेंज कर रहा उसको प्रूव करना है कि मेरा राइट वायलेट हुआ। अगर अगर स्टेट ही वायलेट करी तो स्टेट के ऊपर चले आता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम्स कहां से कहां तक दिया हुआ है? 19 क्लॉज 2 से 19 क्लॉज 6 तक दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन। कौन से क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है देखिए। अगर कब कब रेस्ट्रिक्शन लगा सकते? रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई एक कानून के अंडर ही आप ये 19 क्लॉज 1 पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते, वरना नहीं। और क्या है? रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, माने द रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी बियॉन्ड, क्या बोलते हैं ये, इट शुड बी रीजनेबल। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टली रिलेट टू द ग्राउंड्स मेंशन अंडर 19 क्लॉज 2 एंड 6। जो ग्राउंड्स मेंशन है उसी के बेस पे रेस्ट्रिक्शंस आप लगाना पड़ता, कोई भी एक मन धड़क का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो टेस्ट फॉर रीजनेबलनेस के लिए केस लॉ है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो, 1952 का केस है। ये आप नहीं याद करें तो चलता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का लेटेस्ट केस है। तो जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कब कब रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ये याद कर लो आप। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया का सवाल आ गया, यूनिटी का सवाल आ गया इंडिया के, तो आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट नेशन की सिक्योरिटी पे खतरा हो रहा, तो जब आप लगा सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तो जब लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। आप पब्लिक ऑर्डर पे खतरा हो रहा तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, these are the ग्राउंड्स ऑन विच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आप
रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते, ठीक है, याद रखिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 6 के तहत कौन से ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, क्या क्या है। अगर जनरल पब्लिक के हक में अगर कुछ हो रही चीज, तो जब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रिस्क्राइबिंग ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड। कुछ एक क्वालिफिकेशन लगाना है तो जब लगा सकते रेस्ट्रिक्शन। या इनेबलिंग ऑफ द स्टेट, corporation owned or controlled by the state, to carry on any trade, business, industry or service where exclusion or complete partial of citizen। तो ये 3 ग्राउंड है जहां आप आर्टिकल नंबर 19 पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते, ठीक है। सो बाय दिस वी कंप्लीट अवर आर्टिकल नंबर 19। ये चीज याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। और एक क्या है टॉपिक, फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल नंबर 19। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। राइट टू इक्वालिटी में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 18। एक केस याद रखिए, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 और बालाजी राघवन वर्सेस 1966। तो क्या बता रहा है इधर, नेशनल अवार्ड्स टाइटल्स के अंडर नहीं आते। व्हाट आर नेशनल अवार्ड्स, भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये क्या किस में आते, विल नॉट कम अंडर टाइटल्स के अंदर, ठीक है। ये याद रखिए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 17 क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, माने कोई भी किसी को आप अनटचेबिलिटी डिक्लेयर नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्ट आर्टिकल नंबर 17। अब इसको इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट ने कानून लाई, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, और इसको रीनेम करके क्या बनाए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में, ठीक है। अनटचेबिलिटी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ये प्रिसाइज डेफिनेशन आप नहीं दिए इसमें। और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 17, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक केस लॉ है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यूनियन ऑफ इंडिया, also known as Asiad Project Workers case. Supreme Court held that Article number 17 is available against private individuals also. माने गवर्नमेंट भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकती, ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। एंड देन यू हैव आर्टिकल नंबर 14, देख लीजिए। तो आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल नंबर 15 में दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्या बताया, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 14 के तहत आता, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। आशुतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 2002 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सेड कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, माने कोई भी चीज हो रही तो लॉ के तहत होना जरूरी है। और सेकंड पार्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और थर्ड पार्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 14 में क्या आ रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली खान में ये बताया कि आर्टिकल नंबर 14 इंक्लूड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन माने किसको देना आर्टिकल नंबर 14 के तहत राइट्स, इक्वालिटी, और किसको नहीं देना, ठीक है, याद रखिए।
ठीक है, so these are the important आर्टिकल नंबर 14। अब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है? एक ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बताया, 1974 का केस है, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ये अपन जो पढ़े थे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, अब इसका नया आ गया। ठीक है, इक्वालिटी इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, माने मन धड़क कोई एक्शन ले रही गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो आपको प्रोटेक्शन है वो क्या है? इक्वालिटी है। दैट इज आर्टिकल नंबर 14। ये केसेस याद रखिए, मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। अगर किसी को सजा देना है तो आर्बिट्ररी नहीं दे सकते, उसको क्या है, एक प्रोसीजर के तहत ही देना पड़ता। ठीक है, तो दीज आर द आर्टिकल 15 है, ये देख लीजिए, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6। ठीक है, नेक्स्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन, वीरेंद्र कृष्णा मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, cannot be denied arbitrarily absence of valid classification। तो बाद में फिर ये है इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी डायग्राम्स है वो आप प्रैक्टिस कर लेके जाइए। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 तक है। सो बाय दिस वी कंप्लीट अवर यूनिट नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स।